Yes. So there are two type of chemical reactions. First type of chemical reactions is endothermic chemical reactions. Endothermic chemical reactions. And the second type of chemical reactions is exothermic reactions. Exothermic chemical reaction. तो ये वर्ड आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा। ये वर्ड आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी रिलीज इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज। हीट एनर्जी किस में रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है बच्चों, नेगेटिव आती है, ध्यान देना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब क्या है, ऐसी रिएक्शंस जिसको प्रोसीड करवाने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी। those type of chemical reactions in which heat energy is required to proceed the chemical equation or to proceed the chemical reactions are called endothermic reactions. They absorb the heat energy। तो उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में आती है बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर एटम को इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए हमने क्या किया है, एनर्जी को सप्लाई की है, इसको एनर्जी दी है इस एटम को। जब एटम को एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को खुशी खुशी ऐड करवा लेता है, एटम के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है या इलेक्ट्रॉन की उसको ज्यादा चाहत होती है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी को लिबरेट करेगा, ये पार्टी करेगा, ये एनर्जी को लिबरेट करेगा। और जब एनर्जी को लिबरेट करेगा तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। ये पॉइंट आपको ध्यान दे दोगे तो आपके ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका पढ़ लेते हैं बच्चों, ग्रुप के अंदर इसको कौन कौन से फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करता है वो है न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है बच्चों, अगर न्यूक्लियस के पास में बहुत ज्यादा चार्ज है, जो न्यूक्लियस होता है ना एटम के अंदर, जो न्यूक्लियस होता है उसके पास में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, मतलब जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। बताओ, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव कब ज्यादा होगा बच्चों, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। इसका मतलब इसके पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अगर किसी भी एटम के पास कोई भी केटायन है, केटायन के पास में ही हमेशा चार्ज होते हैं बच्चों। जो केटायन है ना, कब बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब इसके पास में अब क्या बढ़ गया बच्चों, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। अब जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी बच्चों। अब इसके पास में अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा आकर्षित करेगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो एटम खुद काम कर रहा है, ये एटम खुद काम कर रहा है। हमने नहीं बोला है एटम को कि आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाओ। एटम के इस जो केटायन बना है ना, केटायन जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये खुद काम कर रहा है। ये काम खुद क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास में जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, इसके पास में पावर बहुत ज्यादा है, अट्रैक्टिव पावर बहुत ज्यादा है। तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएगा ये, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को लिबरेट करेगा। एनर्जी क्या होगी, इसमें लिबरेट होगी, और एनर्जी लिबरेट होगी इसका मतलब यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ये पॉइंट आप समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो ये लिखा है न्यूक्लियर चार्ज के में द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। मतलब देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोर नेगेटिव आएगी। मोर नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ मोर नेगेटिव का मतलब आपको ऑपोजिट में नहीं सोचना है। मोर नेगेटिव का मतलब है
ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट करने वाला है। जिसके लिए मोर नेगेटिव वर्ड आता है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करता है, एनर्जी लिबरेट करता है। अगर एनर्जी बहुत ज्यादा लिबरेट करता है उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है बच्चों, नेगेटिव आती है, जैसे अभी हमने समझाया था। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूँ, एक एक पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान से उसको सुनना है, उसको मनन करना है, उसको नोटबुक में लिखना है। तो लिखने के लिए मैं अलग से आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है साइज ऑफ द एटम। हाँ बच्चों, अब मुझे बताओ कि एक छोटा सा एटम है, एक छोटा सा एटम है, ये इतना सा एटम है, और दूसरा एटम है ये वाला, ये एटम है जिसका साइज इतना बड़ा है, और एक छोटा सा एटम है। तो किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी? अगर छोटा एटम है उसकी ज्यादा होगी, या बड़े एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ज्यादा होगी? मुझे बताओ किसकी ज्यादा लेस नेगेटिव होगी? विच एटम विल हैव लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? राइट इन द चैट बॉक्स, राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। हाँ बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन मैंने क्या बोला? क्वेश्चन मैंने क्या बोला आपको समझ में आया है? मैंने ये पूछा है कि एक छोटा एटम है, एक बड़ा एटम है, एक छोटा एटम और एक बड़ा एटम, दोनों में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहते हैं हम। तो दोनों में से कौन से एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी? विच वन ऑफ द टू एटम विल हैव मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? जिसकी साइज छोटी होगी ना बेटा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी। रीजन यहाँ पे क्या है कि साइज बहुत बड़ी है, साइज बहुत बड़ी है। तो अब देखो, ये न्यूक्लियस और ये यहाँ पे अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो न्यूक्लियस की जो जेड इफेक्टिव है, इसका जो अट्रैक्शन पावर है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक क्या होगा, बहुत ही कम होगा, नगण्य होगा, बहुत ही कम होगा, इतना कम होगा कि उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो भी रहा है तो इस एटम के क्या फर्क पड़ेगा? इसकी तो साइज बहुत बड़ी है, इसकी साइज बहुत बड़ी है, इसको वैसे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं था। साइज बहुत बड़ी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, और आपने और इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो लेगा, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन का वेलकम नहीं करेगा। वेलकम करने का मतलब है ये एनर्जी ज्यादा लिबरेट नहीं करेगा, मतलब ये एनर्जी ज्यादा लिबरेट नहीं करेगा, इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, लेस नेगेटिव होगी, लेस नेगेटिव होगी। और जो साइड में बहुत छोटा है बच्चों, साइड में बहुत छोटा क्या है, एटम छोटा है, तो साइड में अगर छोटा एटम है तो इसकी जेड इफेक्टिव बहुत हाई होगी, जेड इफेक्टिव ज्यादा है। इसका मतलब न्यूक्लियस का जो पावर है ना बच्चों, न्यूक्लियस का जो पावर है, न्यूक्लियर पावर ये बहुत ज्यादा है इसके पास में, न्यूक्लियर पावर ज्यादा है। इसका मतलब इसका क्या है, अट्रैक्टिव पावर बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव पावर बहुत ज्यादा है। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन दिखेगा, फट से उसको क्या करेगा, बुला लेगा अपने पास में। तो जैसे ही फट से इलेक्ट्रॉन बुला लेगा, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज कर देगा, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी ये रिलीज कर देगा। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, मोर नेगेटिव हो जाएगी, मोर नेगेटिव हो जाएगी। आई थिंक दिस पॉइंट आर वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। समझ में आ गया तो चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये किस टाइप से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स आती है। आप लोगों को पता होता है कि हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स होती है ना, हाफ फील्ड स्ट्रक्चर और फुल्ली फील्ड स्ट्रक्चर, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अगर फुल्ली फील्ड है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, लेस नेगेटिव। अगर हाफ फील्ड है तो इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए था, हाफ फील्ड ही तो स्ट्रक्चर चाहिए था। अगर देखो बच्चों, कोई भी ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कोई भी ऑर्बिटल अगर फुल्ली फील्ड होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये ऑलरेडी स्टेबल है, अब स्टेबल है तो और क्या ज्यादा स्टेबल होंगे। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नेगेटिविटी की जो सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों, पीरियोडिक ट्रेंड क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पीरियोडिक ट्रेंड क्या बोलता है? पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब है हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। ऊपर से नीचे कहाँ आना है, कहाँ से ऊपर से नीचे आना है? पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आना है हमें। अप टू डाउन इन ए पीरियोडिक टेबल, जब हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन आते हैं ना बच्चों, अप टू डाउन आते हैं तो हमें पता है कि क्या बढ़ता है, साइज बढ़ता है कि कम होता है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ।
जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओगे। अप टू डाउन आते हैं कभी भी हम पीरियोडिक टेबल में इन ए ग्रुप के अंदर जब हम अप टू डाउन आते हैं तो साइज एटम का बढ़ जाता है या कम हो जाता है? साइज बेटा बढ़ जाता है। साइज क्या हो जाता है? साइज इंक्रीज हो जाता है। तब साइज इंक्रीज हो गया, एक ये न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना दूर है, वो इलेक्ट्रॉन इतना दूर है, यहाँ पे पड़ा है इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन में ऐड करवाना चाहता हूँ, तो पहले न्यूक्लियस का जो पावर है, अट्रैक्शन पावर बहुत कम है। अब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दूंगा, जगह तो बहुत पड़ी है खाली, आराम से इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये बहुत ही कम अमाउंट में क्या करेगा? एनर्जी को लिबरेट करेगा। एनर्जी बहुत कम लिबरेट करेगा, एनर्जी कम लिबरेट करेगा, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस नेगेटिव हो जाएगी, लेस नेगेटिव हो जाएगी। बात समझ में आ गई? यस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इन ए पीरियड व्हेन वी गो इन लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें पता है साइज क्या होता है बच्चों? साइज इंक्रीज होता है या कम होता है? साइज डिक्रीज होता है। किसका साइज? एटम का साइज डिक्रीज होता है। तब एटम का साइज डिक्रीज होता है ना बच्चों, तो क्या बढ़ता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इसका मतलब न्यूक्लियस का जो पावर है, न्यूक्लियस का पावर वो क्या हो गया बच्चों? बढ़ गया। जब न्यूक्लियस का पावर बढ़ जाता है तो अब इसको इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन को जो टेंडेंसी है ना अटैक करने की, जो पावर है, इलेक्ट्रॉन को देखते ही ये क्या करेगा? अटैक करने लगेगा। न्यूक्लियस और ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन के दोनों जो ऑपोजिट चार्ज है ना बच्चों, जो न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, और इसी वजह से क्या बढ़ जाता है बच्चों? जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। अब जेड इफेक्टिव इसमें बड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, साथ में साइज भी छोटा है, तो न्यूक्लियस की पावर बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रख रहा है, इसका मतलब एटम खुद काम कर रहा है, हमें काम करने की जरूरत नहीं है। और जब खुद एटम काम करता है, सिस्टम काम करता है, तो उसके लिए डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, वो हाई नेगेटिव होती है। क्या होती है बच्चों? हाई नेगेटिव होती है, मच मोर नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा? एनर्जी को लिबरेट करेगा जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, समझ में आ चुका होगा आपको। समझ में आ गया है तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यस, ये देखो एक टेबल। इस टेबल को देखने से हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर कैसे हो रहे हैं बच्चों? देखो ये फर्स्ट पीरियड है, ये फर्स्ट ग्रुप है बच्चों, फर्स्ट ग्रुप ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अप टू डाउन आ रहे हैं ना, देखो अप टू डाउन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है, कम हो रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव हो रही है। देखो यहाँ पे -73 है, -60, -53, -48, -47 और -46, तो कंटिन्यूसली क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव चल रही है, लेस नेगेटिव। तो लेस नेगेटिव चलते चलते पॉजिटिव भी आ सकती है। यहाँ तो इतनी एलिमेंट है, तो पॉजिटिव आने का यहाँ सवाल है नहीं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को जब इसको ये अंदर ऐड करवाएंगे ना, तो ये बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी क्या करेंगे? लिबरेट करेंगे, एनर्जी कम लिबरेट करेंगे। अब हम चलते हैं बच्चों पर्टिकुलर ग्रुप में, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। जैसे ये जो ग्रुप है ना, ये पीरियड है, ये पीरियड नंबर सेकंड है। कौन सा पीरियड है बच्चों? ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है लिथियम। जब सेकंड पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में आ गई फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद में आ गई नियोन। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना बच्चों, तो कंटिन्यूसली आप देख सकते हो, देखो -60 से 0 आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आपको देखने को मिलेगा बेरिलियम में, तो अभी मैं इसका बता दूंगा क्या कंसेप्ट है इसका। तो देखो -60 से -83, -83 हो गई, देखो बढ़ गई ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव के अंदर बढ़नी है हमें। हमें यहाँ पे क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब नेगेटिव के अंदर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ -60 था, -83 हो गई। मतलब जब एक मोल इलेक्ट्रॉन अगर ये ऐड करवाते हैं, एक मोल बेरिल बोरोन के अंदर, एक मोल हमने बोरोन ले लिया, बोरोन के एटम ले लिया हमने, एक मोल ले लिए, 1 मोल। अब हम क्या करवा रहे हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन भी ले लिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन भी ले लेते हैं। सपोज एक एक की बात करता हूँ, सपोज एक एटम ले लिया मैंने बोरोन का, और एक इलेक्ट्रॉन मैं ऐड करवाना चाहता हूँ बोरोन के अंदर। तो जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाऊंगा तो ये क्या करेगा? बोरोन का जैसे ही एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाऊंगा तो बोरोन क्या करेगा? एनर्जी को लिबरेट करेगा। अब कितनी एनर्जी को लिबरेट करेगा? -83 जूल एनर्जी को रिलीज करेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। मतलब ये 83 जूल एनर्जी को क्या करेगा? लिबरेट करेगा। इसी टाइप से कार्बन को अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाता हूँ तो ये 127
जूल में एनर्जी को रिलीज करेगा। इसी टाइप से नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन में 0 आ गया वापस, ऑक्सीजन में 147 आ गया, देखो वापस बढ़ रहा है, यहाँ पे यहाँ 0 आ गया, 0 के बाद में वापस यहाँ पे बढ़ने लग गया, माइनस 141 हो गया। इसके बाद में जैसे ही हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, किसकी तरफ, फ्लोरीन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, देखो -328 हो गया। अब जैसे ही फ्लोरीन से जैसे ही हम नियोन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा चेंजेज आ रहा है बच्चों, प्लस का 116 आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए हमें रिश्वत देनी पड़ेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए इस एटम को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब जाके ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएगा। इसका मतलब इसमें नियोन के एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीटअप करना पड़ेगा, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा। हीटअप करवा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन, इसको एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। जबकि फ्लोरीन के केस में क्या है, फ्लोरीन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे, तो ये खुद क्या करेगा, एनर्जी को लिबरेट करेगा। एनर्जी जब खुद लिबरेट करता है ना कोई भी एटम या कोई भी सिस्टम, तो उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में आती है। ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। ये टेबल आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में नहीं आई है बच्चों, तो ये सेम वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप जाके देखेंगे, और कोई कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो वहाँ पे मेरे को आप पूछेंगे। यस, तो अब ये पता चल गया होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो लेस नेगेटिव हो जाती है, लेस नेगेटिव हो जाएगी, और पेड़ में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव हो जाएगी, मोर नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, अब एक्सेप्शनल केस जो हम बता रहे थे बच्चों, एक्सेप्शनल केस यहाँ पे देखो, ये एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे लिथियम में -60 है, तो लिथियम से बेरिलियम में आते आते डायरेक्ट जीरो कैसे हो गई। डायरेक्ट जीरो होने का रीजन क्या है, डायरेक्ट जीरो होने का रीजन ये है कि बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है, आप लिख के बताओ क्या है बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेरिलियम का। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, फुल्ली फिल्ड स्ट्रक्चर है। क्या बच्चों, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है यहाँ पे। फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है तो आप इलेक्ट्रॉन का एंटर कर पाओगे, इलेक्ट्रॉन एंटर करने की जगह ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की जगह ही नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन ये चाहता ही नहीं है, क्योंकि इसकी फुल्ली फील्ड स्ट्रक्चर हो गई, ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया एटम। अब ये एटम स्टेबल है तो अब इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा, अब इलेक्ट्रॉन इसको लेना नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन लेना नहीं है, तो ना तो ये एनर्जी रिलीज करेगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 आ गई। समझ में आ गई पॉइंट। अब देखो यहाँ पे कार्बन में है -127, नाइट्रोजन में 0 क्यों हो गई, तो 0 इसलिए हो गई कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो पी ऑर्बिटल है ना नाइट्रोजन के, तो पी ऑर्बिटल में हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से आधे इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर पड़े ही हैं। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों, स्टेबल होती है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, स्टेबल होती है, इसलिए इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना नहीं है, इसको एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए अभी। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो गई, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या मानी जाती है, स्टेबल मानी जाती है। इस वजह से ये एनर्जी को लिबरेट नहीं करता, ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू 0 है। अब जैसे ही नियोन के अंदर आए, हम नियोन का हम बात करते हैं, तो नियोन के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव में। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को नियोन को अगर देना है तो नियोन को रिश्वत देनी पड़ेगी, किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में हमें रिश्वत देनी पड़ेगी। तो एनर्जी के फॉर्म में जब हम इसको हीट के फॉर्म में जब इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी। अब जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब उस एटम को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन की सप्लाई की है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए हमने एनर्जी की सप्लाई की है। हाँ बच्चों, अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो, फर्स्ट ये जो सेकंड हमने पीरियड पढ़ा है ना, सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी है, ऐसा एलिमेंट बताओ सेकंड पीरियड में। ये बच्चों सेकंड पीरियड है हमारा, इस सेकंड पीरियड में मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी है। ऐसा एलिमेंट बताओ जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा है नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव में सबसे ज्यादा है। कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से लिख के, किसकी है, फ्लोरीन की है। किसकी है बच्चों, फ्लोरीन की। ये देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन की कितनी है, -328।
तो फ्लोरीन की इतनी ज्यादा क्यों है, ऑक्सीजन की तो -141 ही है। ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी, फ्लोरीन में ऐड करेंगे तो इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि हेलोजन है, हेलोजन को तो इलेक्ट्रॉन की भूख होती है। इलेक्ट्रॉन की भूख क्यों है? क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो है 1s2 2s2 एंड 2p7 2p5, सॉरी 2p5 होता है, 1s2 2s2 2p5। अब देखो ये क्या करना है, इसको इसको इनर्ट गैस की तरफ बढ़ना है। इनर्ट गैस की तरफ कैसे कैसे बढ़ेगा? जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जब इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की भूख है बस। अब इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, अभी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये कैसे करके साम दाम दंड भेद को कैसे भी करके इसको कितना भी खर्चा करना पड़ जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी करेगा ही करेगा। सिर्फ इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बच्चों, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। एक इलेक्ट्रॉन लेते ही ये एकदम रिच हो जाएगा। रिच हो गया इसका मतलब ये एकदम स्टेबल हो जाएगा। अब स्टेबिलिटी के लिए सब काम करते हैं, सारे दौड़ते भागते हैं, स्टेबिलिटी के लिए दौड़ते भागते हैं। आप लोग भी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो, मैं भी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा हूँ। तो दुनिया के अंदर सारे पार्टिकल, एटम हो, चाहे चाहे लिविंग क्रिएचर हो, चाहे नॉन लिविंग हो, सारे स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं। तो इसको भी स्टेबल बनना है, तो स्टेबल कैसे बन जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही इसकी जो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी बच्चों? नोबल गैस स्ट्रक्चर जैसी हो जाएगी, नोबल गैस जैसी हो जाएगी। और नोबल गैस स्ट्रक्चर पाने के लिए ये क्या करेगा? सिर्फ इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, अगर इसको एक कहीं से मिल जाए तो ये बहुत खुश हो जाए। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ये लेने के लिए इतना ज्यादा खर्चा कर रहा है, ये इतनी ज्यादा एनर्जी को लिबरेट कर रहा है, ये इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाए तो कोई बात नहीं, मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए बस। फ्लोरीन कहता है कि मेरे पास में से बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट हो जाए, मैं बहुत ज्यादा खर्चा कर दूं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मेरे को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इसको 99 मार्क्स मिल गए, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन, एक नंबर की बात है। तो एक नंबर के लिए कितना भी खर्चा कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल देने की बात है, मैंने बस एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, समझ में आ चुका होगा आपको अभी तक। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने आज कंप्लीट कर ली है बच्चों। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आज हमने कंप्लीट कर ली है डिटेल वे में। डिटेल वे में आप लोगों को समझा दिया है, जितना समझा सके, जितना हो सके उतना मैंने डिटेल में बता दिया है। आपकी टेक्स्ट बुक में तो बहुत ही कम लिखा हुआ है, 2 लाइन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी खत्म की है। टेक्स्ट बुक में 2 लाइन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी खत्म है, तो मैंने इसको आप लोगों को इतना बताया है। आई थिंक समझ में आ चुका होगा आपको। अब देखो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी वेरिएशन होता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव होगी, ऑक्सीजन के लिए बात करते हैं हम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है जब ऑक्सीजन का जो आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम है उसमें सिर्फ मुझे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाऊंगा तो सबसे